आएंगी और उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इस कैपिटल एक्यूमुलेशन को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स के एनालिसिस को करना है हमने। अब ये जो सप्लाई है, सप्लाई का मतलब क्या कि कितनी आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितनी हो रही है। और डिमांड साइड को जब हम देखेंगे तो डिमांड साइड आपको बताएगी कि किस तरह से ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हो चुकी है इसे कंज्यूम कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, कंज्यूमर्स कितना करते हैं और बिजनेस फर्म्स कितना करते हैं। तो पहले हम आते हैं इस एक साइड पर जो है सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स में बेसिकली जब भी हम कुछ सप्लाई करते हैं तो सप्लाई से रिलेटेड फर्स्ट वन टर्म जो हमारे जहन में आती है वो है प्रोडक्शन फंक्शन की। तो इसमें जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहाँ से इसका स्टार्ट होगा वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे। और मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? आउटपुट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल, स्टॉक एंड लेबर। अब इसमें एक अजम्पशन हमने क्या लेनी है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अप्लाई होता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है कि आप तमाम इनपुट्स को सेम लेवल से या तो डबल कर दें या उसे हाफ कर दें तो आपकी आउटपुट भी उतनी ही डबल या हाफ हो जाएगी। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में जो हमने मल्टीपल फैक्टर लिया कि हमने डबल करना है या हाफ, तो हम यहाँ बाय अजम्पशन ले रहे हैं कि ये जी है, फ़र्ज़ किया ये जी है। और जी के साथ ही कि अगर के को भी जी टाइम ही डबल किया, एल को भी जी टाइम डबल किया तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट भी जी टाइम ही डबल होगी, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आपको ये आइडिया दे रहा है। और यहाँ फ़र्ज़ करें ये जो जी है वो बेसिकली 1/L है, यानी लेबर का रेसिप्रोकल है, लेबर का उलट है। तो इस जी की जगह इस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के असम्पशन को फॉलो करते हुए हम अगर इसी प्रोडक्शन फंक्शन में 1/L सब्सटीट्यूट कर दें, जो हमने बेसिकली जी को बाय असम्पशन लिया है, तो ये सब क्या बनेगा? 1/L इंटू के कोमा 1/L इंटू एल। ये प्रोडक्शन फंक्शन जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से आ जाएगा। एल से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? 1। और इस साइड से आपके पास क्या रह जाएगा? y/L इज इक्वल टू फंक्शन k/L कोमा 1। अब जब भी आपके पास मेन वेरिएबल डिवाइडेड बाय एल हो तो आपने उसे बोलना है पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब है एक इंसान, एक फ़र्द या एक मज़दूर, यानी पर यूनिट ऑफ लेबर के मुताबिक। तो अब ये y/L जो कैपिटल लेटर्स में पहले लिखे गए हैं, इस पूरे टर्म को बजाय y/L लिखने के हम स्मॉल केस लेटर में यानी छोटे सिंबल में इस्तेमाल करके लिख देते हैं। और वो हमने क्या लिखा है? स्मॉल y और k/L को भी स्मॉल के, यानी ये स्मॉल जो हमने लेटर्स यहाँ सिंबल बनाए हैं इसका मतलब है कि पर कैपिटा है, यानी कैपिटल पर कैपिटा और आउटपुट पर कैपिटा। और 1 तो चाहे लिखें या ना लिखें वो मर्जी है। अब इसी प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका फंक्शनल फॉर्म ग्राफ आपने जब बनाया तो ग्राफ भी देखें। ग्राफ आपने वैसे जो सिंपल आप बनाते हैं आपने वो बनाया, और इस ग्राफ की स्लोप को जब आपने चेक किया तो आपको क्या अंदाज़ा हुआ? इसकी स्लोप क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स में अप्लाई हो रही है। मतलब कि जिस तरह से कैपिटल स्टॉक बढ़ता जाएगा आपके आउटपुट में जो इजाफा है वो पहले की निस्बत कम होगा। ये आप इस कर्व की स्लोप में भी चेक कर सकते हैं। और कई इस कर्व की स्लोप क्या है? MPK, क्योंकि एक ही वेरिएबल फैक्टर है जो इसमें हम इस यूज़ कर रहे हैं वो है कैपिटल। सो स्लोप भी क्या होगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो स्लोप ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज़ MPK, और वो यहाँ लिखकर बता दी गई है। क्या है? जैसे ही कैपिटल स्टॉक चेंज होगा तो वो चेंज स्लोप है FK+1 माइनस F(k), यानी ओल्ड कैपिटल स्टॉक, और ये है कैपिटल स्टॉक में इजाफा हो गया तो इजाफा की वजह हमने +1 से मीन्स एडिशनल है वो शो कर दी है। कि फ़र्ज़ करें आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये है K और ये है K+1, तो इन दोनों की वजह इस कैपिटल की क्वांटिटी चेंज होने की वजह से कैपिटल पर कैपिटा की आपकी आउटपुट कितनी चेंज हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो क्या है? वो पहले की निस्बत कम से कम से कम होती जा रही। जबकि अगर आप इधर से देखते हैं इस के नोट से तो के नोट और इस K1 में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? यहाँ जो आपकी आउटपुट ज़्यादा हुई है उसकी एक्सटेंट, उसका मैग्नीट्यूड
उसकी अमाउंट ज़्यादा है, और वक्त के साथ जिस तरह से कैपिटल में मज़ीद इजाफा होता जाएगा, ये आपकी आउटपुट पहले की निस्बत इंक्रीज तो होगी, लेकिन ज़रा कम रफ्तार से होगी। वही यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी स्लोप क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, और वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल अप्लाई होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये क्यों है ऐसे, इसकी क्या रीज़न है इसकी स्लोप के डिमिनिशिंग होने में। रीज़न ये है कि जब कैपिटल स्टॉक थोड़ा है, मज़दूर आपके पास ऑलरेडी फ़िक्स हैं जितने भी दिए गए हैं, तो उन तमाम मज़दूरों के पास कैपिटल थोड़ा है, हर कोई अच्छे से ही काम करेगा। जिसके पास भी एक मशीन की, उसने एक मशीन पे बहुत अच्छा काम किया, फिर उन मज़दूर उतने ही हैं 10 के 10, उन 10 मज़दूरों को अब ज़्यादा मशीनें मिल गई, अब हर मज़दूर के पास 2-2 मशीनें आ गई। अब वो काम करेगा तो उसके जो काम करने की रफ्तार है, दोनों मशीनों को उसने सेट भी रखना है, तेल वगैरह भी डालना है, काम भी चलाना है, उससे रफ्तार में ज़रा कमी आ जाएगी, कम एफिशिएंटली वो काम करेगा। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसके काम करने की सलाहियत है, इन मशीनों से पैदावार लेने की जो सलाहियत है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी, वो पहले की निस्बत कम हो जाएगी। फिर उन्हीं 10 मज़दूरों को मज़ीद मशीनें दे दीजिए, तो क्या होता जा रहा है, यहाँ लेबर उतना ही है, सेम है, मींस पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रही, वो उतनी ही है, आप सिर्फ कैपिटल को ही बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्या होगा, आपकी आउटपुट बढ़ेगी तो सही, लेकिन ज़रा कम रेट पर, मींस कम स्पीड से, कम रफ्तार से। तो ये तो एक साइड, एक कंपोनेंट हमने की है इसी एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल का, की सप्लाई ऑफ गुड्स। अब इसके सेकंड कंपोनेंट की टर्न आती है और वो है डिमांड फॉर गुड्स। हमेशा जो डिमांड करते हैं उसमें हम आज तक 2 ही कंपोनेंट पढ़ते हैं। डिमांड कौन करता है, या तो हम आम अफराद करते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, मींस हम कंजम्पशन करते हैं, या फिर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, बिज़नेस में लगाना हो, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टोटल आउटपुट जितनी भी अर्न हुई है वो या तो कंज्यूम होगी या फिर इन्वेस्ट होगी। सो स्मॉल सी और स्मॉल आई। अब डिमांड में नोट करें, यहाँ शुरू ही मैंने स्मॉल के लेटर से किया, जबकि सप्लाई में कैपिटल से शुरू किया था, उसे स्मॉल में लेकर आए और फिर आगे बातें की। डिमांड में स्मॉल से स्टार्ट करने का मतलब यह है कि अब आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि स्मॉल के लेटर का मतलब क्या है, y ओवर एल। स्मॉल सी का मतलब क्या है, कैपिटल C ओवर एल। स्मॉल आई का मतलब क्या है, कैपिटल I ओवर एल। मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स जितनी भी मौजूद है इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा। टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स इज इक्वल टू कंजम्पशन पर कैपिटा। टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इज इक्वल टू आउटपुट पर कैपिटा। नहीं, जब आपके पास कैपिटल केस हैं तो इनका मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल आउटपुट। लेकिन जब आप स्मॉल केस में लिखेंगे तो इनका मतलब है आउटपुट पर कैपिटा, कंजम्पशन पर कैपिटा, इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब कि एक फ़र्द, एक मज़दूर के मुताबिक, चूँकि हम यहाँ डिवाइड करके ही लिख रहे हैं तो इसलिए ये फिर पर कैपिटा हम वर्ड बोल लेंगे साथ में, PER पर और कैपिटा। जब डिमांड पर आए तो डिमांड में इज़ Y इज इक्वल टू C प्लस आई, और C क्या होता है, कंजम्पशन पर कैपिटा इज इक्वल टू टोटल आउटपुट में से जो सेविंग्स हो गई उसे निकाल दें। मीन सेविंग कितनी हुई थी, सेविंग का पोर्शन वो S ऑफ Y, यानी टोटल आउटपुट तो सेव नहीं होती, कुछ पोर्शन ही होता है, जितना पोर्शन सेव हुआ वो हम लिख देंगे S ऑफ Y। फिर कॉमन फैक्टर लिया 1 माइनस एस इंटू वाई। इस कंजम्पशन की इक्वेशन का ऊपर डिमांड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एस कॉमन है और y प्लस आई। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी यूजुअली हमें मालूम है, हम बाय असम्पशन यही लिया करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल सेविंग। ठीक है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी पर कैपिटा में ली गई है, तो ये फंक्शन भी जिस सेविंग के इक्वल बनेगा वो भी पर कैपिटा आउटपुट वाली ही आएगी। एंड टोटल आउटपुट का जितना हिस्सा हम सेव कर रहे हैं वो क्या है, S ऑफ Y, और वो सारे का सारा हम एक्चुअली जितनी सेविंग हुई है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो I के इक्वल हो गए। तो इसे अगर ऊपर वाली इक्वेशन में ही सब्सटीट्यूट कर दें और फिर इसे ओपन करें तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब है जितनी भी आउटपुट बनी है वो या तो थ्रू कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कंज्यूम हो चुकी है एट द एंड, अब वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो टोटल आउटपुट अब एलोकेट कैसे हुई थी, किस तरह से इसे कंज्यूम किया गया है, बाय कंज्यूमर्स एंड बाय बिजनेसमैन और बाय फंड्स। तो ये 2 मेन
कंपोनेंट्स हैं इस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के, कि कैपिटल किस तरह से एक्यूमुलेट होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है कैपिटल में इजाफा कैसे होगा, क्योंकि कैपिटल में इजाफा होगा तभी हमने क्या बताया कि कैपिटल में जो चेंजेस हैं, इसमें इजाफा है, इसकी एक्यूमुलेशन है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में किस तरह से इसका रोल आएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए पहले इस कैपिटल एक्यूमुलेशन को समझना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के टॉपिक को कवर किया। अब आते हैं आपकी बुक पर। तो आपकी बुक में भी ये एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल के हेडिंग आपको नज़र आ रही होगी, 7.1 सेक्शन है। और इससे ऊपर की जो 3 से 4 लाइनें हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये आपकी डेफिनेशन है सोलो मॉडल की, 1, 2 और ये यहाँ तक की लाइन, ये आपकी डेफिनेशन है सोलो मॉडल की, ये अपने लिखनी है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो मैंने मेन हाईलाइटेड फॉर्म में आपको बता दिया है, नोट्स में भी, वहाँ से आप देखते जाइएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में बुक की वर्डिंग कुछ क्लियर नहीं आ रही। वैसे आप शुरू करना चाहें तो आप सिर्फ यहीं से कीजिएगा। The first step is to examine how the supply and demand for goods determine the accumulation of capital. Means for solo growth model में को समझने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन को समझना है और उसके लिए सप्लाई और डिमांड को समझना है। सिर्फ एक लाइन यहाँ से कीजिए, बाकी छोड़ दें। और यहाँ से आप कर सकती हैं वट डिटरमिन्स, मीन ये सेकेंड लाइन से आप शुरू कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 193 में भी अब क्लियर नज़र आ रहा हो, जहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। और यहाँ ये देखें प्रोडक्शन फंक्शन है सेम, कॉन्स्टेंट